नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के सामरिक प्रतिष्ठान को चिंता में होना चाहिए। यमन में फंसे भारतीयों को निकालने में यूं भारत सरकार सफल रही है, मगर पश्चिम एशिया में जो हो रहा है उसके भारत पर दूरगामी और गहरे असर होने हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब ने यमन के हालात से निपटने के लिए पाकिस्तानी फौज से मदद मांगी है। यमन में सरकार और शिया हुती विद्रोहियों के बीच लड़ाई चल रही है। मतलब यमन भी सीरिया, लीबिया और इराक की दशा में बदल रहा है। यह सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी है। कई अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि एक दिन अचानक सऊदी अरब में इस्लामी स्टेट के लड़ाके उठ खड़े होंगे। सो खाड़ी और सऊदी क्षेत्र में भारी अस्थिरता बनेगी। तभी यमन में विद्रोहियों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने अपनी कमान में अरब गठबंधन सेना के हवाई हमले चलाए हैं, मगर उससे बात नहीं बन रही है। इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जंग का हिस्सा बने। यह एक तरह से इस्लामी बिरादरी में पाकिस्तान का महाशक्ति वाला रोल है। सऊदी अरब के पाकिस्तान पर बहुत एहसान है, इसलिए वह मना नहीं कर सकता। मगर लड़ाई क्योंकि शियाओं के खिलाफ है, इसलिए ईरान भड़केगा। तभी पाकिस्तान पशोपेश में है। कट्टरपंथी संगठन जमात उद दावा या लश्कर-ए-तैयबा, अहले सुन्नत वल जमात जैसी सुन्नी कट्टरपंथी ताकतें सेना भेजने के पक्ष में है। देवबंदी पार्टी या अहले हदीस की पार्टी जैसे वहाबी सोच रखने वाले लोग फौज भेजने के समर्थन में है। जाहिर है, सुन्नी बहुल पाकिस्तान शियाओं को कुचलने के लिए यमन में सैनिक रोल की तैयारी में है। सवाल है, इस सब का हमारी सेहत पर क्या असर होगा? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार में तीर और लालटेन के निशान वाली पार्टियों का विलय हो रहा है और नीतीश कुमार व लालू प्रसाद दोनों अब साइकिल की सवारी करेंगे। लेकिन सवाल है कि पिछले करीब 2 दशक में इन दोनों नेताओं ने जिस चुनाव निशान को बिहार के लोगों के दिलो दिमाग में बैठाया है, उसका क्या होगा? जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता इन पार्टियों का चुनाव चिन्ह, झंडा और पार्टी का नाम रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनका साथ देने वाले जदयू के बागी विधायक असली पार्टी में रहना चाहते हैं। इसी तरह लालू प्रसाद के सांसद पप्पू यादव राजद को बनाए रखने के पक्ष में हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो महाविलय के बाद बनने वाली पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती इनसे निपटने की होगी। जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा मांझी और पप्पू यादव दोनों को अलग चुनाव लड़ाना चाहती है। भाजपा का मानना है कि राजद के लालटेन चुनाव चिन्ह से पप्पू यादव उम्मीदवार उतारे और मांझी के उम्मीदवार तीर के निशान पर चुनाव लड़े तो नीतीश और लालू की पार्टी को नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि नागपुर में मांझी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात में 50 सीटों की मांग रखी थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि वे 20 सीट पर ही मान जाएंगे, लेकिन उनके साथ लड़ने से भाजपा को उतना फायदा नहीं है जितना अलग लड़ने से होगा। भाजपा नेता मांझी और पप्पू यादव का तालमेल भी कराना चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर कई भस्मासुर बनाए हैं। टीम राहुल के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने जिस नेता के कंधे पर हाथ रखा वह आज उनको रोकने की कोशिश में जुटा है। पार्टी नेताओं की ओर से सोशल मीडिया में राहुल और शीला दीक्षित की ऐसी फोटो शेयर की जा रही है जिसमें राहुल ने शीला के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। राहुल गांधी अक्सर ऐसा करते थे। जब भी दिल्ली में शीला विरोधी अभियान तेज होता था, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में राहुल उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी आत्मीयता से तस्वीर खिंचवाते थे और उसके छपने के बाद सारा विरोध खत्म हो जाता था। राहुल के इस समर्थन के दम पर ही शीला दीक्षित ने दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को निपटा दिया। सज्जन कुमार से लेकर जगदीश टाइटलर, प्रेम सिंह, राम बाबू शर्मा, सुभाष चोपड़ा, अजय माकन जैसे दर्जनों नेता शीला का विरोध करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब शीला दीक्षित ने कहा है कि राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान है। राहुल के दूसरे भस्मासुर कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कांग्रेस पार्टी संभवतः एक ही बार मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करके लड़ी है। पंजाब के पिछले चुनाव में राहुल ने पार्टी की परंपरा तोड़कर अमरिंदर को सीएम का दावेदार घोषित किया था, लेकिन अब अमरिंदर का मानना है कि राहुल को अभी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, सोनिया गांधी ठीक है। कई जानकारों का कहना है कि अमरिंदर के नाम पर ऐलान नहीं होता तो शायद कांग्रेस जीत जाती।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाकर उनके साथ अपने को जोड़ने की होड़ खत्म हो गई है। उनकी 125वीं जयंती के मौके पर बसपा के अलावा कांग्रेस, भाजपा और दूसरे कई प्रादेशिक पार्टियों ने अनेक कार्यक्रम किए। अब अंबेडकर को सबसे महान साबित करने की होड़ शुरू हो गई है। इस होड़ में नेता बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। जनता दल यू के शरद यादव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की दावेदारी खारिज करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने कभी अंबेडकर का ख्याल नहीं किया। जब जनता परिवार की सरकार आई तो अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला हुआ। इसी बहस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सवाल उठाया है कि अंबेडकर को मदर टेरेसा के बाद क्यों भारत रत्न दिया गया, उन्हें पहले मिलना चाहिए था। संघ के लोग अंबेडकर को मदर टेरेसा से ऊपर साबित करना चाहते हैं। आमतौर पर दलित नेता भी अंबेडकर को लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखाते थे और उनके ऊपर बसपा प्रमुख मायावती का एक एकाधिकार मानते थे। लेकिन मौजूदा हल्ले में रामविलास पासवान ने अंबेडकर को महात्मा गांधी के बराबर रखते हुए कहा कि दिल्ली में अंबेडकर के स्मारक को राजघाट के बराबर सम्मान मिले। कांग्रेस ने भी अंबेडकर की 125वीं जयंती पूरे 1 साल मनाने का फैसला किया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने जोर देकर कहा कि कोई भी चाहे कितना भी दावा करे, लेकिन अंबेडकर हमेशा कांग्रेस नेता के तौर पर ही याद किए जाएंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कई राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों में कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे बांद्रा पूर्वी सीट से चुनाव हार गए हैं। विधानसभा चुनाव में वे कोंकण के सिंधु दुर्ग सीट से हारे थे और कांग्रेस आला कमान से जिद करके उन्होंने बांद्रा पूर्वी की सीट पर टिकट लिया था, लेकिन शिवसेना की तृप्ति सावंत ने उनको 19,000 वोटों से हरा दिया। यह सीट तृप्ति सावंत के पति बाल सावंत के निधन से खाली हुई थी। पंजाब की धुरी सीट की प्रतिष्ठा की लड़ाई में भी कांग्रेस हार गयी। कांग्रेस लेफ्ट और पीपीपी के साझा उम्मीदवार सिमर प्रताप सिंह बरनाला को अकाली दल के उम्मीदवार गोविंद सिंह लोंगोवाल ने हरा दिया। यह सीट कांग्रेस के अरविंद खन्ना के इस्तीफे से खाली हुई थी। कांग्रेस को एक राहत उत्तराखंड से मिली, जहां उसकी उम्मीदवार ममता राकेश ने भाजपा के राजपाल सिंह को हराया। इस जीत से कांग्रेस को उत्तराखंड में बहुमत मिल गई है। उत्तर प्रदेश की चरखारी सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। इस सीट पर 1 साल के भीतर दूसरी बार चुनाव हुआ था। दोनों बार यहाँ से सपा जीती। पहले भाजपा की दिग्गज नेता उमा भारती ने यह सीट जीती थी। महाराष्ट्र की दूसरी सीट आसगांव एनसीपी नेता दिवंगत आर पाटिल की पत्नी सुमनताई पाटिल ने जीत ली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को सार्वजनिक करने के बारे में कल अहम फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार की बनाई गई एक कमेटी इस बारे में बैठक करके फैसला करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के परिजनों की जासूसी कराने के मसले पर उठे विवाद के बीच एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसको इस बारे में फैसला करने के लिए कहा गया है। इस कमेटी में खुफिया एजेंसियों, रॉ और आईबी के अधिकारी शामिल हैं और उनके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कमेटी में हैं। कैबिनेट सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा के दौरान सोमवार को नेताजी के पौत्र सूर्य बोस ने उनसे मुलाकात करके सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कुछ अहम फाइलों को छोड़कर बाकी को सार्वजनिक करने का फैसला हो सकता है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में नेताजी से जुड़ी 58 और गृह मंत्रालय में 25 फाइलें हैं। जनता परिवार की 6 पार्टियों ने औपचारिक रूप से विलय का फैसला कर लिया है। पिछले हफ्ते ही इस विलय में शामिल पार्टियों की ओर से कहा गया था कि विलय का फैसला हो गया है, अब उसकी औपचारिक घोषणा होनी है। आज सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर हुई बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। इसकी घोषणा के मौके पर मुलायम सिंह, शरद यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, HD देवेगौड़ा आदि सभी नेता मौजूद थे। इस प्रस्ताव के मुताबिक समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल S, इंडियन नेशनल लोक दल और समाजवादी जनता पार्टी के आपस में विलय को मंजूरी दे दी गई है। मुलायम सिंह यादव नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता होंगे। आज की बैठक में तय किया गया है कि जदयू अध्यक्ष शरद यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, JDS अध्यक्ष HD देवेगौड़ा, इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और सजपा अध्यक्ष कमल मोरारका नई पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह से विचार विमर्श करके नई पार्टी का नाम, झंडा, चुनाव चिन्ह आदि के बारे में फैसला करेंगे। स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में सुनवाई के दौरान CBI ने विशेष अदालत में कहा है कि उस समय के संचार मंत्री A राजा ने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुमराह किया था। इस मामले में अंतिम दलील देते हुए विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने कहा कि राजा ने नीतिगत मामलों में मनमोहन सिंह को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि राजा दूसरे आरोपियों के साथ साजिश में शामिल थे और उन्होंने आरोपी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके पक्ष में कट ऑफ की तारीख आगे बढ़ा दी थी। ग्रोवर ने कहा कि राजा ने कई अयोग्य कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिलाने में मदद की। CBI ने ये भी कहा
कि राजा ने आरोपियों के पक्ष में पहले आओ पहले पाओ की नीति को बदल दिया और उस समय के कानून मंत्री का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। इस मामले में अंतिम जिरह 25 मई तक जारी रहेगी। जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम की जगह लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई नहीं शुरू हो पाई। हितों के टकराव का हवाला देकर जस्टिस AR दवे ने अपने को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और कुछ दूसरे वकीलों की ओर से दायर इस याचिका में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने को असंवैधानिक करार देकर इस पर रोक लगाने की अपील की गई है। इस याचिका पर 5 जजों की संविधान बेंच को विचार करना है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज होने की वजह से नए कानून के मुताबिक जस्टिस AR दवे खुद न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्य हो गए हैं, इसलिए वे इस चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने अपने को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पश्चिम एशिया के इस्लामी लड़ाकों विद्रोहियों के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने यदि लड़ाई लड़ी तो उसका असर पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तानी सेना यदि यमन में फंसी और लंबी लड़ाई चली तो उसकी साख खराब होगी। फिर इस्लामी स्टेट और मुस्लिम विद्रोहियों के बीच में रहते हुए सैनिकों को जो अनुभव होगा उसके भी खतरे हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। पश्चिम एशिया का संकट खत्म नहीं हो रहा है। पूरी अरब दुनिया हिंसा की चपेट में आ रही है। अमेरिकी फौज के लौटने के बाद लग रहा था कि इराक में हालात सुधर जाएंगे, लेकिन तभी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का संकट शुरू हो गया। इराक का संकट सीरिया तक पहुंच गया। फिलिस्तीन के संकट का हल नहीं निकल रहा है और लेबनान से भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई गाहे बगाहे होती रहती है। अब इस संकट में घिरा नया देश यमन है। यमन में शिया विद्रोहियों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और सऊदी अरब इस लड़ाई में कूद पड़ा है। ये संभवतः पहला मौका है जब सऊदी अरब ने इस तरह से आक्रामक तेवर दिखाए हैं। आमतौर पर वह अपने कारोबार में लगा रहता है और शांति की ही वकालत करता है और इसी के जरिए अपनी चौधराहट बनाए रखता है, लेकिन उसने युद्ध के जरिए अपनी चौधराहट को फैलाने का फैसला किया है। वह यमन में जैदी शिया विद्रोहियों, जिन्होंने अपने पुराने कमांडर के नाम पर अपना नाम हुती रखा है, उनके खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। उसने इस लड़ाई में पाकिस्तान और दूसरे सुन्नी मुल्कों से शामिल होने की अपील की है। यमन का संकट कई वजहों से पूरी दुनिया के लिए चिंता वाला है। वहाँ अभी कोई शासन नहीं है। हुती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति अब्दुल अबू मंसूर हादी को फरवरी में राजधानी सना से भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके बावजूद सेना की निष्ठा बटी हुई है। कुछ सैनिक हादी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ हुती विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं। पिछले राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के समर्थक भी हैं, जो हादी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं। इसके अलावा सुन्नी बहुलता वाले दक्षिण यमन के विद्रोही, जिन्होंने अपना नाम पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी रखा है, वे हादी का साथ दे रहे हैं। इन सब की घरेलू लड़ाई में अरब प्रायद्वीप में सक्रिय अलकायदा भी शामिल हो गया है। अलकायदा इन अरब पेनिनसुला यानी AQAP को पूरी दुनिया बहुत घातक मानती है। इसके लड़ाके हादी और हुती दोनों का विद्रोह कर रहे हैं। यमन की सीमा सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान दोनों से लगती है। चूँकि अब सऊदी अरब लड़ाई में कूद गया है और सुन्नी देशों को एकजुट कर रहा है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान भी देर सवेर इस लड़ाई में कूदे। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ईरान के लड़ाई में उतरने से हालात बहुत बिगड़ेंगे। ईरान इस बात का इंतजार कर रहा है कि सऊदी अरब के प्रस्ताव पर पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर पाकिस्तान लड़ाई में जाने का फैसला करेगा तो ईरान भी उतरेगा। इस बात को पाकिस्तान के हुक्मरान समझ रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब के तमाम एहसान के बावजूद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। वे किसी तरह से इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं या पाकिस्तान को इससे दूर रखना चाहते हैं। जहां तक भारत पर इसके असर का सवाल है, तो वह भी पाकिस्तान के रुख से जुड़ा है। पाकिस्तान अगर लड़ाई में उतरेगा तो उसके यहाँ भी डिवीजन बढ़ेगा, समुदायों की लड़ाई भी शुरू हो जाएगी और अलग अलग आतंकी संगठनों के सदस्य भी सक्रिय हो जाएंगे। सऊदी अरब के बाद अगर ईरान भी लड़ाई में कूदा तो तेल का संकट बढ़ेगा, जिसके असर से भारत अछूता नहीं रहेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद यमन और पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया कई तरह के संकटों में है। ईरान के साथ पश्चिमी देशों के एटमी करार ने एक नया समीकरण बनाया है।
ईरान शिया मुसलमानों की ताकत का केंद्र है, जबकि खाड़ी व सऊदी क्षेत्र सुन्नी बहुल है। सुन्नी ही पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद में मुखर रहे, इसलिए पश्चिम ने ईरान को पटाने में राजनीति सोची। इस सब पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, पश्चिम एशिया के अंदर यमन का जो संकट हुआ है और उसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि वो वहाँ अपनी सेना भेजिए, जंग में शामिल हो और यमन में जो विद्रोही है उन पर काबू करे। क्या ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान की भूमिका इस्लामी बिरादरी में एक तरह से निर्णायक महाशक्ति वाली बनी हुई है, और इसके भारत के लिए फिर क्या मतलब होते हैं? पाकिस्तान इस्लामी बिरादरी में निर्णायक तो नहीं है जी, बड़ा बहुत है, लेकिन वो आर्थिक मदद के लिए सऊदी अरब पे निर्भर है, राजनीतिक और रणनीतिक मदद के लिए अमेरिका पर निर्भर है, और अमेरिका इन सब का नेता बना हुआ है। ऐसे में ये कहना तो जरा मुश्किल है कि ये इस्लामी जगत का नेता है। लेकिन एक बात जरूर है कि सऊदी अरब को अभी वो जो हानि भर रहा है, उसने पाकिस्तान का स्टेचर अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा उठा दिया है। उसका एक कारण ये भी है कि जो अभी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी जान बचाने में पहले, फिर उनको शरण देने में, और फिर उनको वापस पाकिस्तान में ला के मुशर्रफ के ज़माने में बिठाने में सबसे बड़ी भूमिका सऊदी अरब की रही। तो सऊदी अरब, अगर फिर उसके बावजूद आपका मानना है कि अंततः तो सऊदी अरब की बात पाकिस्तान को माननी होगी, ये भले अभी किंतु परंतु क्योंकि ईरान की चिंता होगी, लेकिन अंततः तो मानना पड़ेगा। आवश्यक नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब वो अपने पुराने ढांचे से बाहर निकल रहा है पाकिस्तान। उसमें एक प्रकार की मजबूती आ रही है, उसमें एक प्रकार की परिपक्वता आ रही है। और जैसे भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है कि वो गलत मामलों पर अपने मित्रों का भी आंख मीच के समर्थन नहीं करता। लेकिन फिर यहाँ सवाल है, अगर गलत मामले की, वहां सचमुच में यमन में, सीरिया में, इराक में, लीबिया में ये जो इस्लामी स्टेट या जो उग्रपंथी है, जो सुन्नी और उसी वहाबी विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, उनको अगर काबू में नहीं किया और उसमें अगर ये बिरादरी ने अगर एकजुट होकर काम नहीं किया, तो फिर वो और ज्यादा फैला, ज्यादा बड़ा संकट है। वो भी एक पेच है। वो आप ठीक कह रहे हैं कि सारे सुन्नी मुल्क अरब देशों में जो भी हैं वो एक हो रहे हैं, लेकिन इसमें और वो एक कॉमन खतरे के साथ, लेकिन उसमें एक तुर्की भी है। हाँ, तुर्की पूरी तरह से अरबों के साथ नहीं है, लेकिन वो एक अलग है। वो उसका मिजाज शुरू से तुर्की का अलग है। तुर्की एक आजाद मिजाज है। आजाद मिजाज है। और यही मिजाज पाकिस्तान का भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई अरब मुल्क तो है नहीं, और ये ईरानी भी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, बेसिकली तो भारतीय है। पाकिस्तान आज से 70 साल पहले भारत का ही था। तो जैसे तुर्की का चरित्र अलग है, वैसे पाकिस्तान का चरित्र अलग है, और अब अपने इस अलग चरित्र पर वो जोर दे रहा है। इसका मतलब वो इस्लामी जगत का फायदा करेगा, क्योंकि वो सच्चाई की आवाज बन रहा है। अब देखिए, नहीं, सच्चाई की आवाज क्या, वो इस्लामी उग्रवादियों से और इस्लामी स्टेट के लड़ाकों से, और वो जो बिल्कुल यमन के अंदर पुराना अपना अलग से वो करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से वो शिया लो है, लेकिन बावजूद उसके खतरा तो पूरी यमन के जो विद्रोही हैं, अरब प्रायद्वीप पर खतरा है। वो बात ठीक है। तो उसके लिए तो बोल रहा है। मियां नवाज शरीफ ने कहा संसद में कि अगर कोई खतरा होता है सऊदी अरब की डायनेस्टी के लिए या सऊदी अरब की ज्योग्राफिक संप्रभुता के लिए, तो हम सऊदी अरब के साथ नहीं। तो असली तो यही सऊदी अरब को यही तो चिंता है कि अंततः वो तो बिल्कुल बगल में, अगर यहाँ हमने कंट्रोल नहीं किया तो सऊदी अरब में तो तुरंत घुसना हो जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा खर्च करने वाला, सबसे बड़ा सैनिक ताकत वाला सऊदी अरब है। फिर भी उसको है कि सऊदी अरब की जितनी आर्थिक और सैनिक ताकत है, वो जो होती के शिया बागी लोग हैं, वो लोग इतना दम नहीं है उनमें कि वो सऊदी राजा को, वहाँ के बादशाह को हिला दे। नहीं, लेकिन खतरा ये कि वहाँ इस्लामी स्टेट के लोग भी एकदम उभर सकते हैं। वो ठीक है। ईरान से उतना खतरा नहीं है जितना इस्लामिक स्टेट के लोगों से। ईरान को अब अमेरिका भी थोड़ा बस में करेगा, और ईरान दबेगा, और ईरान थोड़ा सा झुकेगा, ईरान थोड़ा नरम पड़ेगा। और देखिए कि ईरान पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, अगर वो ईरानियों के साथ जाता है तो सारे अरब नाराज हो जाते हैं, और वो सऊदी अरब में अपनी फौज भेज देता है पाकिस्तान, तो ईरान नाराज हो जाता है। इसलिए दोनों को खुश रखने के लिए जरूरी ये है
कि मौखिक समर्थन देता रहे अरबों को और अपनी फौज, अपने लड़ाके, अपनी तोपें, अपनी बंदूक, अपने जहाज अपने पास रखे रहे। यही काम कर रहे हैं। संसद में देखिए दिन भर बहस नहीं, वो सारी बात एक भी सांसद ने पाकिस्तान के विरोधी दल के या इधर उधर के मुल्ले मौलवी बहुत सारे बैठे, वहाँ के सांसदों का कोई मतलब नहीं है। वहाँ जितने भले लश्कर तैयबा हो, ये हो, सबने उसका समर्थन किया कि भेजी जानी चाहिए। सऊदी अरब की उसका समर्थन किया जाना है। वहाँ सेना का मतलब है या उस ब्यूरोक्रेसी का जो कि सऊदी अरब से ओब्लाइज्ड है, मदद लेती है, उन्हीं के ऊपर निर्भर है। इसलिए वो नाव संसद का कोई मतलब पाकिस्तान का नहीं है, मेरा मानना है। अरे पर संसद का मतलब नहीं है, लेकिन फौज भी कहाँ तैयार है वहां जाने के लिए? फौज अपना गला नहीं फंसाना। फौज का ये कि फौज के तो अपने संकट है, इसलिए तो उस नाते इस सारी स्थिति में भारत के सामरिक प्रतिष्ठान जो है वो किस तरह इस चीज को इसको ले रहा होगा। हम लोग क्या समझते हैं कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के इस रवैये का स्वागत करे और पाकिस्तान की पीठ ठोके कि तुम भी हमारी तरह न्यूट्रल रहो। नहीं, आप ये मानते हैं कि सऊदी अरब के और इनके हम वो करते हुए हम वो जो विद्रोही है, जो बागी है, उनका समर्थन मतलब उनको पनपने दें? ये खतरा तो अल्टीमेटली ये होता है। उनको भी नहीं पनपने देना है। उस बारे में हमें मौन रहना ज्यादा अच्छा है। हमें तो ईरान से भी तेल चाहिए। ईरान से हमारे संबंध सुधरेंगे तो हम ईरान से भी क्यों बिगाड़े और सऊदी अरब से भी क्यों बिगाड़े? सिर्फ पाकिस्तान की पीठ ठोकते रहे। और पाकिस्तान देखिए यमन में कितना अच्छा किया, हमने किया। हमने बचाया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों को बचाया। अद्भुत काम हुआ। यमन तो दोनों मुल्कों को जोड़ रहा है, एक तरह से मैत्री भाव से जोड़ रहा है। तो नहीं, इसके आगे के में सामरिक जो मामले है, भू राजनीतिक मामले कि पश्चिम एशिया की जो ये उथल पुथल है और उसके अलग अलग जो पहलू निकल के आ रहे हैं, उन सब से हम लोगों को कुछ दीर्घकालीन कोई योजना, कोई चिंता बनती है या ठीक है जो हो रहा है? भारत सरकार की भारत सरकार की विदेश नीति तो पता नहीं विदेश मंत्री भी ठीक से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री सारा जानते हैं और मुझे लग रहा है कि वो तात्कालिक नीति। आपके विदेश सचिव है या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये तमाम बातें, ये जो चेहरे क्या कर रहे होंगे? देखिए, सुषमा स्वराज और विदेश सचिव ने ये अच्छा किया कि यमन से भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं उनको। लेकिन उस सारे इलाके में हमारी नीति क्या है, रोल है, कहां? इस संबंध में कुछ भारत सरकार का कोई संकेत नहीं है कि हमारी वहाँ नीति क्या है। मैं तो ये समझता हूँ कि भारत इस इलाके का सबसे बड़ा देश है। तो भारत को लेकिन कोई सऊदी अरब पूछ रहा है? कोई पूछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। मतलब तो गलत बात है ना। जब लाओस में पूछते थे, कोरिया में पूछते थे भारत को, तो क्यों नहीं पूछते? नीति होना चाहिए हमारे। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।